बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन के साथ। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कल 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। बातचीत की टेबल पर केंद्र सरकार के मंत्री और किसान नेता करीब 4 घंटे तक आमने सामने रहे, लेकिन फाइनल समाधान नहीं निकला है। आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? अब नई तारीख तक बात पहुंच गई है। 4 घंटे की बातचीत बेनतीजा निकली है, कोई हल नहीं निकला है। एमएसपी पर अब भी टकराव जारी है। आज एक बार फिर से मीटिंग होनी है और किसानों को यह तय करना है कि आंदोलन तेज करेंगे या नहीं। पूरे देश की नजरें किसान और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की मीटिंग पर थी। 40 दिन से चल रहे क्राइसिस के सॉल्यूशन की आस की मीटिंग से थी, लेकिन 4 घंटे के मंथन का नतीजा शून्य रहा, यानी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर नई तारीख सामने आई। बातचीत हुई और 3 कानून पर बातचीत हुई। हाँ, और उसके बाद में नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं है। ठीक है, ठीक है। सरकार का क्या रुख है? पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने साफ कह दिया था कि 3 काले कानून जो आप लोग कहते हैं उनको वापस लेने पे बातचीत होगी और एमएसपी पे बात। इन दोनों मुद्दों पे क्या बात हुई? एमएसपी पे आज नहीं चर्चा करी, उसी दिन एमएसपी पे भी चर्चा होगी। आज पूर्ण रूप से इसी पे ही हुई। अब बातचीत की नई तारीख आ गई, लेकिन 8 जनवरी को एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार टेबल पर बैठकर बात करेंगे। 8 जनवरी को 9वें राउंड की बैठक। 8 जनवरी को 2 बजे शुरू होगी मीटिंग। 8वें राउंड की मीटिंग में सहमति नहीं बनी। किसान संगठनों का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट था। किसान अपनी डिमांड पर अड़े रहे, यानी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। It is united decision. Nobody can change it. We do not want to any other discussion except repealing of the act. हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। किसानों के मुताबिक टेबल पर सरकार की तरफ से नए कानून पर कई सुझाव दिए गए। कई बार बात टूटी, कई बार बात शुरू हुई, लेकिन फिर सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया कि कानून को छोड़कर एमएसपी पर बात करें, लेकिन किसानों ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया। हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा एमएसपी पर था, एमएसपी पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है, तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें। सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है, तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून। बस हमारा ये था कि वापस लो। 3 नए कानून पर पेच फिर फंस गया। आपको याद होगा कि बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सामने आई तो एक नई तारीख। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। किसान कितने कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। अब 4 दिनों तक केंद्र सरकार फिर मंथन करेगी, यानी कृषि सुधार कानून रद्द होगा या फिर केंद्र सरकार संशोधन पर अडिग रहेगी। सवाल ये भी है कि अगर किसानों का रुख साफ है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए बिना कोई समाधान नहीं होगा, तो ऐसे में बार बार बातचीत से पहले सरकार अपना रुख साफ क्यों नहीं करती? आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, कल की बातचीत भी बेनतीजा, एक बार फिर से के 3 बात, लेकिन अब आगे संघर्ष तेज करने की बात, इसको लेकर किसानों की क्या रणनीति?
दरअसल इसका ऐलान किसानों ने पहले ही कर दिया था, क्योंकि सरकार कृषि कानूनों के अपने फायदे गिना रही है। किसान कह रहे हैं कि हमें आपका फायदा नहीं चाहिए, अगर देना है तो एमएसपी पर गारंटी दे दीजिए, एक कानून ले आइए। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर 4 तारीख की जो बैठक थी अगर वो बेनतीजा होती है तो 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आंदोलन होगा। इस आंदोलन में हो गया, आपको उसकी भी जानकारी देते हैं। अब किसान 6 तारीख की जो योजना है फिलहाल वो है कि केएमपी एक्सप्रेस वे जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पीछे है, वहां से किसानों का ट्रैक्टर मार्च हो। इसके साथ साथ आगे 23 तारीख को जब नेता सुभाष बोस की जयंती होगी तब ये योजना है कि ऐसे में वो जितने गवर्नर हाउस हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में उसका घेराव करेंगे, साथ ही महिला किसान दिवस मनाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा के आसपास के जितने गांव हैं वहां महिलाओं को भी ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और हर किसी से ये निवेदन किया गया था किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से कि 25 तारीख तक दिल्ली पहुंचे ताकि 26 तारीख को जैसे गणतंत्र दिवस की परेड होती है किसान एक ट्रैक्टर परेड करें। और ये सारी रणनीति इसलिए कि सरकार पर दबाव, जो दबाव है वो मानसिक दबाव बनाया जा सके ताकि किसानों की मांगे पूरी हों। बहरहाल मौसम कितना खराब है ये आप देख पा रही हैं। इस बीच किसान डटे हुए हैं। लोग जो लौट रहे हैं, कुछ घर गए हैं, कुछ वापस लौट रहे हैं। 8 राउंड की बैठक बेनतीजा रही है, अब 9वें का इंतजार है। नेहा, हमारे संवाददाता कुमार कुणाल भी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, बीते दिनों काफी बारिश हुई है, ऐसे में किसान अब भी अपने मोर्चे पर कायम है, डटे हुए हैं। कई किसानों की तबीयत बिगड़ रही है, कुछ की जान भी गई है। ऐसे में उनके हौसले अब भी अडिग हैं। आगे किस तरीके से उन्होंने, क्योंकि मौसम ऐसा ही रहने वाला है जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है, क्या प्लानिंग है उनकी? देखिए, हम किसानों के पास भी आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज एक अहम मीटिंग है 2 बजे, और 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर तमाम जो यूनियन के नेता हैं वो इकट्ठे होंगे, बात करेंगे। कल जो बातचीत हुई है सरकार के साथ उसकी पूरी पृष्ठभूमि रखी जाएगी किसान नेताओं के सामने और आगे की जो रूपरेखा है उसको भी तय किया जाएगा। इस बीच जो आपने बात की कि मौसम बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ऐसे में कैसे किसान डटे हुए हैं, तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएं। ये है अलाव की तस्वीर और साथ है पूरे किसानों की मोर्चाबंदी। तो 2 चीजें हैं, किसानों से हम सीधे सवाल करते हैं। 2 चीजें, एक तो मौसम खराब है, दूसरा बात नहीं बन पा रही है। तो आगे का आप क्या देखते हैं कि क्या कैसे आगे बात और लड़ाई बढ़ेगी? हमारी तो सरकारी परीक्षा ले रही है और प्रभु भी परीक्षा ले रहे, किसकी बारिश में किस तरह से लोग जो है। लेकिन एक बात सुन लो, अब लड़ाई है तो बताओ में संघर्ष ही है, चाहे बारिश आवे चाहे ओले पड़े, ओलो भी पड़ रहे, कुछ बताओ में हमारे किसान 50 शहीद भी होगी, समझे। लेकिन सरकार पता नहीं हमारी परीक्षा ले रही क्या है। देखो, सरकार परीक्षा ले रही है तो आपका लगता है कि अब 4 तारीख की तो बात में कुछ नतीजा निकला नहीं, 8 को बात अगली है दौर की, कुछ संभावना? अभी तक किसान गांधीवादी हिसाब पर चला गया था और अब किसान इन सारी विषम परिस्थितियों को झेलते हुए इस कगार पे आ गया है कि अगर हमें सुभाष चंद्र बोस के भी मार्ग पर चलना पड़ा हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे 40 लोग तो शहीद हो चुके हैं। तो बेहद साफ बात है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो बात जो किसान कर रहे हैं कि अभी तक हम गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो रणनीति है, जो उनकी विचारधारा थी, उसको भी फॉलो करने से, यानी आक्रामक तेवर दिखाने से भी नहीं चुकेंगे। तो ये स्थिति और परिस्थितियां बन रही हैं फिलहाल हर जगह जहां पर भी आंदोलन चल रहा है किसानों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन अब तक चल रहा है वो आने वाले वक्त में उग्र हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, सरकार के टीकाकरण प्लान की बात करेंगे जिस पर मचे सियासी घमासान के बीच आज यूपी में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन होगा। सभी 75 जिलों में आज वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। हर जिले के 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों को इसके लिए चुना गया है। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक का कोरोना का वैक्सीन है, उस वैक्सीन का ट्रायल जो 3rd फेज का ट्रायल है वो मैंने खुद अपने ऊपर भी लिया था। 11 दिसंबर को कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल जहां पर इसका 3rd फेज का ट्रायल चल रहा था, मैंने खुद पे इस वैक्सीन को लिया। कोई भी साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का अभी तक मेरे ऊपर देखने को नहीं मिला। ना तो मुझे कोई फीवर आया, ना ही किसी तरीके का जो कहा जाता है कि स्लाइवा कम हो जाना, इस तरह की भी कोई चीज मेरे शरीर में नहीं दिखाई दी। ना ही किसी तरह का कोई थकान या ऐसी कोई चीज। हालांकि वैक्सीन दे रहे डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि जरूर हो सकता है कि आपको वैक्सीन के बाद
हल्की फीवर आए, उसकी कुछ शिकायत हो, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे ऊपर या मेरे साथ कई लोगों ने, मेरे जानने वाले लोगों ने भी इस कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक का है, इसका ट्रायल लिया था फर्स्ट डोज का। किसी में किसी तरह का कोई इसका दुष्परिणाम मुझे नहीं दिखाई दिया, ना ही उन लोगों को मिला। कई लोगों ने इसके बाद अपने एंटीबॉडी टेस्ट भी कराए और फर्स्ट डोज के बाद ही कईयों के एंटीबॉडी अच्छे निकल करके सामने आए, मेरे जानने वालों के। हालांकि मैंने अभी तक अपना एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराया है। मेरा जो दूसरा डोज का टाइम है वो 8 जनवरी को मुझे दूसरा डोज लेना है। तो पहले दिन जब 11 दिसंबर को जब हम इस वैक्सीन को ले रहे थे तो थोड़ी एक झिझक जरूर थी, लेकिन ये वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और मुझे लगता है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। जो मुझे डॉक्टरों ने बताया वो ये कि फर्स्ट सेकेंड फेज का ट्रायल हो चुका था और हम लोग थर्ड फेज में थे, और थर्ड फेज में इसके 2 डोज लिए जाने हैं, 0 और 28, यानी पहले दिन और 28वें दिन। तो कुल मिलाकर मेरा अपना अनुभव यह है कि ये वैक्सीन सेफ है, क्योंकि इसे मैंने अपने ऊपर खुद अनुभव किया है। कुमार अभिषेक, आज तक। तो अपने अनुभव साझा करते हुए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने भारत बायोटेक के देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को थर्ड फेज के ट्रायल में उन्होंने हिस्सा लिया था, और कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल कानपुर के प्रखर अस्पताल में इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन किस तरीके से इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको देंगे, क्योंकि वहां पर अब ड्राई रन शुरू होना है। कैसे इसे स्टोर किया जाएगा, कैसे इसे लोगों तक पहुंचाएगा, इस पर और जानकारी देने के लिए अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या रूपरेखा तैयार की गई है ड्राई रन की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक करेंगे इसकी? बिल्कुल नेहा, कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण ड्राई रन होने वाला है। 2 तारीख को हमने देखा था जिस तरीके से लखनऊ के 6 स्थानों पर हुआ था। आज का प्लान काफी बड़ा है। आज 12 स्थानों में राजधानी में और 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, वहां पे 6 स्थानों में, यानी कि लगभग 450 से ज्यादा सेंटर्स पे ये परीक्षण होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 9:15 बजे के करीब यहाँ पे सभी को तैयार हो जाना है। 10 बजे के लगभग ये ड्राई रन शुरू किया जाएगा। इसकी सूची तैयार कर ली गई है। जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो पहले फेज में कमियां रही, जो कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी, और किस तरीके से जब पहला फेज का ट्रायल रन होगा तो कैसे हम इसको पहुंचा पाएंगे, उसको लेकर के आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं बात करूं नेहा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि पहले चरण में लगभग 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को ये डोज दिया जाना है। उसके बाद में ये संख्या बढ़ती जाएगी, और जो तीसरा चरण होगा जिसमें 60 से ज्यादा उम्र के लोग और जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, वो जो आंकड़ा उत्तर प्रदेश में सिर्फ लगभग 3.5 करोड़ का होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा तंत्र की आवश्यकता है, और यही कारण है कि आज का जो ड्राई रन हो रहा है 75 जिलों में, उसमें प्रशासन और सरकार ये देखना चाहती है कि इस बड़े अभियान के लिए वो कितनी तैयार है और क्या कुछ कमियां और बाकी हैं। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ड्राई रन की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण, और क्यों ये ड्राई रन की प्रक्रिया की जा रही है ये भी आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या है। सभी 75 जिलों में ये ड्राई रन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ये 75 जिले आइडेंटिफाई किए गए हैं। हर जिले में 6 जगहों पर ये ड्राई रन होगा। आज से ये ड्राई रन शुरू हो रहा है। 3 शहरी 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ये ड्राई रन किया जाएगा। उन लोगों की पहचान भी की जाएगी जिन्हें टीका देना है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को ध्यान में रखा जाएगा, और मॉक ड्रिल की तरह ये टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा, जिसको लेकर सेंटर्स बना दिए गए हैं। सिर्फ टीका ही नहीं होगा, बाकी सभी चीजों का भी परीक्षण किया जाएगा। तो अपनी निगरानी में योगी आदित्यनाथ खुद ये टीकाकरण करवाना चाहते हैं। इसके लिए समीक्षा बैठक रखी गई है। वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा सीएम खुद करेंगे। माइक्रो प्लानिंग सेशन, साइट मैनेजमेंट और तमाम डेटा को कोविन ऐप में फीड किया जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति जिसे टीका लगाया गया है उसके बारे में जानकारी स्टोर्ड रहेगी। तो भारत ने 2 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, लेकिन कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी पर सियासी हलकों में सवाल उठ रहे हैं। कल भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि कोवैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी टीका है। Premature approval for us. If I have a premature approval, my other Indian company with 100 people immunogenicity data, with only 1,000 people safety data, they also got a permission.
और अगली बड़ी खबर का इस वक्त रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे से जुड़ी इस खबर का, क्योंकि मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय त्यागी इस हादसे के बाद से फरार था। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया था। इस मामले में मुरादनगर नगर पालिका की ईओ, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मुरादनगर शमशान घाट का शेड गिरने से 25 लोगों की जान गई थी। शेड निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इसका मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। शेड निर्माण की वजह से यह हादसा हुआ था जिसमें 25 लोगों की जान और कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया था और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। अब अजय त्यागी जो मुख्य ठेकेदार है, मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गुस्सा लोगों के आक्रोश की गवाही दे रहा है। ये जाम सिस्टम के निकम्मेपन को उजागर कर रहा है। ये आंसू गम के सैलाब के नुमाइंदे हैं। अब हम जीना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर ले लिया पहले। इनके परिवार उजड़े, इनके ख्वाब बिखरे। किसी परिवार का कमाने वाला चला गया तो किसी का भविष्य संवारने वाला। गम, बेबसी, मायूसी की इस घड़ी में इन्हें सांत्वना नहीं, न्याय चाहिए। मुरादनगर के शमशान घाट पर जो हादसा रविवार को हुआ, उसका आक्रोश सोमवार को देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने इंसाफ की मांग को लेकर गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर शव रखकर सोमवार की सुबह धरना देना शुरू कर दिया। लोग न्याय के लिए चिल्ला रहे थे, महिलाएं रो रही थी और हर कोई असली गुनहगारों को सजा देने की मांग कर रहा था। देखते हाईवे जाम हो गया और 15 से 20 किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लग गई। गाजियाबाद के मेरठ तिराहा और राजनगर एक्सटेंशन से लेकर मुरादनगर के मुख्य मार्ग के अलावा छोटी सड़कों पर भी वाहनों का जमावड़ा लग गया। जाम बढ़ता गया तो पुलिस को गाजियाबाद से मेरठ जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। बवाल बढ़ना शुरू हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। पुलिस की मदद से जाम खुलवाने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन हजारों लोगों के हुजूम के गुस्से के सामने हालात सुधर नहीं पा रहे थे। इस वक्त मैं गाजियाबाद मेरठ रोड पर हूं और अगर आप देखें तो परिजनों ने डेड बॉडी सड़क पर रखकर लंबा जाम लगा दिया है। ये जो सड़क है ये गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाती है और तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां एक तरफ से रुकी हुई हैं। जिनके परिवार उजड़ गए वो सिस्टम को कोस रहे थे। वक्त बीतने के साथ साथ उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आदित्यनाथ कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन, अब हम कैसे जिएंगे ये बता दो। हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा है। मैं हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ जी से कहती हूँ कि हमारे घर पर आएं और जरा हमारे घर की हालात देखें कि इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारे मुर्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से ही बात करना चाहेंगे और कोई अधिकारी हमारे पास ना आए। गुस्साए लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 4 महीने पहले ही मुरादनगर के शमशान घाट में बनी छत इतनी जल्दी भरभराकर कैसे गिर पड़ी। रेत झड़ रहा था, उसमें ऐसा मेटेरियल कम करा। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आज ऐसी घटना न हो। ठेकेदारों को सुझाव जो इसमें कार्य करता थे छत में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोगों के गुस्से का आलम यह था कि एक तरफ पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश में जुटी थी तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि इस तरह की मुस्तैदी अगर लापरवाही रोकने में की जाए तो लोगों को इस तरह अपनी जान ना गंवानी पड़े। कहने को मुरादनगर हादसे के कुछ कसूरवार सलाखों के पीछे तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन शमशान में मिला दर्द इतना गहरा है कि हादसे का बवाल और लोगों के गुस्से का उबाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा।
जहां तक ट्रायल और डेटा की बात है, वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स, कंपनी और खुद सरकार ये कह रही है कि उसने सोच विचार कर अप्रूवल दिया है, तो भरोसा नहीं करने लायक कोई कारण नहीं है। फिर भी वैक्सीन पर राजनीति हो रही है और इस राजनीति का अंत नहीं दिख रहा। दो प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। ये वैक्सीन पर राजनीति की हैवी डोज है। वैक्सीन पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक सबको घेर लिया। हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान पे। संयुक्त राष्ट्र और WHO भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान की, और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि, अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरा देश आज खुश है, तो होल कंट्री इज हैप्पी। जब पूरा देश खुश है तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ राजनीतिक दल दुखी क्यों है। बंधुगण, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि देश खुश है और कांग्रेस पार्टी नाराज है। कई बार ऐसा हो चुका। ये राजनीति तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया था और वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया था। बाद में वैक्सीन पॉलिटिक्स में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कोवैक्सीन के ट्रायल कंप्लीट हुए बिना मंजूरी देने पर सवाल उठाए थे। इसी के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। न संयुक्त राष्ट्र पे भरोसा है, न WHO पे भरोसा है, न IMF पे भरोसा है। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है, तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता है। जिनके मंत्री कहते हैं गो कोरोना, गो से कोरोना भाग जाएगा, गौमूत्र पी के कोरोना भाग जाएगा, भाभी जी के पापड़ बेच के और खा के कोरोना भाग जाएगा, वो साइंस का सर्टिफिकेट आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दे रहे हैं। और तीसरा, मैं आपको साफ कर देता हूं, आज भारत बायोटेक हो, एस्ट्राजेनेका हो, जो दुनिया की कंपनी हो, आज एक विश्वास आश्वासन दिलाने के लिए मैं तो बल्कि एक सुझाव दूंगा, और पॉजिटिव सुझाव है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहली वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की। लेकिन विपक्ष को जल्द ही इस राजनीति का नुकसान समझ में आ गया। इसीलिए वैक्सीन पर अपने नेताओं के सवालों से कांग्रेस ने खुद को किनारे किया और देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा जताया। उधर अखिलेश भी बैकफुट पर आ गए। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर, जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। कोरोना की वैक्सीन भी राजनीति का मुद्दा बनेगी, ये कौन सोच सकता था। लेकिन जिस तरह वैक्सीन को मंजूरी देने से लेकर पहले टीका लगवाने के सवालों पर नेताओं के रोज बयान आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि वैक्सीनेशन पर पॉलिटिक्स रुकेगी नहीं। आज तक ब्यूरो। एंजियोप्लास्टी के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बुधवार को उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है और इस बीच दादा की सेहत जानने के लिए लगातार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया के जांबाज योद्धा और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। आज उनसे मुलाकात करने बीसीसीआई के सचिव जय शाह वुडलैंड अस्पताल पहुंचे। सौरव गांगुली का हालचाल लेने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी वुडलैंड अस्पताल पहुंचे। दादा का हालचाल लिया। बाहर निकले तो बोले कि दादा फाइटर हैं, जल्द ही जंग जीत कर आएंगे। उन्होंने उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत देखे हैं, वहां पर भी जीत पाई है। बीमारी को भी हराएंगे और स्वस्थ होकर जल्दी देश की सेवा करेंगे। शनिवार को सौरव गांगुली कोलकाता में अपने घर पर जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उन्हें सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जांच में उनकी नसों में
3 ब्लॉकेज मिले थे, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। फिलहाल दादा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अस्पताल ने अपने बुलेटिन में बताया है कि सौरभ की सेहत पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। Of course, the medical team will again sit. So if he is fine, all right, then we will be discharging not tomorrow, but most probably day after tomorrow. आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिन से बारिश जारी है। अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह सुबह कोहरे से सामना होता है दिल्ली और एनसीआर वासियों का। वहीं बारिश का ऑरेंज अलर्ट अगले 2 दिन के लिए जारी कर दिया गया है। 3 दिन जो बीते हैं उसमें भी रुक रुक कर बारिश होती रही है, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। लेकिन राजधानी में अभी राहत नहीं है। 7 जनवरी से एक बार फिर से ठंड का प्रकोप दोबारा शुरू हो जाएगा। कई दिनों से धूप भी ठीक तरीके से नहीं निकली है और मौसम का ये जो ट्रिपल अटैक है, बारिश, कोहरा और साथ ही ठंड, इससे दिल्ली वाले परेशान हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कहना है मौसम विभाग का, कैसा रहने वाला है अगले कुछ दिन तक मौसम? कम से कम अगले 48 घंटे तो राहत नहीं मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि आसपास के उत्तर भारत के ये जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मौसम ऐसा ही रहेगा। इतना ही नहीं, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, हम पहाड़ों में देख रहे हैं कि वहां बर्फबारी जो है वो लगातार हो रही है और उसी के चलते यहाँ पर ये बेमौसम बरसात लेकर के आई। और जाहिर है कि लगातार सुबह, हालांकि जब तापमान 15-16 डिग्री था, फिर जैसे ही बरसात जो तेज हो रही थी सुबह वो रुकी है, तो इस समय पारा फिर से 7 से 8 डिग्री पर आ चुका है। तो जैसे ही बरसात बंद होगी ये और लुढ़केगा, तो ठंड तो बढ़ेगी ही, साथ ही सबसे बड़ा खतरा फसलों को होगा। खेतों में जो खड़ी फसल है, ऐसे में उसको बारिश से नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बीच जब हम ये जानते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, उस बरसात का सबसे ज्यादा सामना उनको करना पड़ेगा। पुलिस की ड्यूटी है, पैरामिलिट्री की ड्यूटी है, लेकिन मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कम से कम अगले 48 घंटे तक फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, आसपास के तमाम ये जो मैदानी इलाके उत्तर भारत में, वहां ऐसी ही मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। ठंड बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली ही नहीं, इस वक्त पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से हालात गंभीर है। इसका असर पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ मैदानी राज्यों में भी देखा जा रहा है। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। 24 घंटे से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जहां तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। सड़कों से लेकर घरों तक और रास्तों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इस सफेद आफत की वजह से ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि पूरी कश्मीर घाटी देश और दुनिया से कट गई है। जम्मू से कश्मीर घाटी में आने वाला रास्ता बंद है। वहीं हवाई रास्ते पर भी बर्फ भारी पड़ी है। 24 घंटे से हो रही बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर न किसी विमान की लैंडिंग हो रही है, न ही कोई विमान टेक ऑफ कर सका है। कश्मीर के सभी इलाकों में पिछले 2 दिन से बर्फबारी जारी है। रविवार को इसकी शुरुआत हुई थी। सोमवार को भी हल्की फुल्की बर्फबारी पूरे कश्मीर में हुई, जबकि अब आने वाले 24 घंटे जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान अधिकतर बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। दरअसल जो कल दिन भर और रात में बर्फबारी पहाड़ों पर हुई, जबरदस्त बर्फबारी हुई, उसके बाद पूरी तरह से जो है कश्मीर की घाटी जो है पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई है और फिलहाल आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कल से ही पूरे देश और दुनिया से घाटी कटी हुई है। ना ही कोई विमान उड़ पा रहा है और ना ही सड़क से कोई संपर्क देश के साथ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। जवाहर सुरंग के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई है।
वहीं नेशनल हाईवे पर कई जगहों से चट्टानें खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देश के किसी भी हिस्से से इस नेशनल हाईवे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर से जम्मू जाने के लिए भी गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने वीकेंड में कश्मीर घाटी आए थे, वो अब यहीं फंस गए हैं। बर्फबारी से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हम सुबह 8 बजे के एयरपोर्ट गए थे और अभी वापस आए हैं, न खाना खा पाए हैं। हमें ऑफिस में जाना था बिजनेस के लिए, वो सब ठप हो गया दिल्ली में। अब 2-3 दिन यहीं अटके हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली गुल है। लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत हर चीज की मुश्किल है। लाइट नहीं है, प्रॉब्लम, इंटरनेट सर्विस बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, फूड शॉप बंद है, बहुत है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, काफी वीकनेस हो रही है, लोगों में बहुत परेशानी है। कश्मीर घाटी में रविवार से ही बर्फबारी जारी है। हालात पहले ही मुश्किलों भरे हैं, लेकिन इस मुश्किल को मौसम विभाग की चेतावनी ने और बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर घाटी भारी बर्फबारी की जद में आने वाली है। एक्टिविटी आज और काल जो है रहेगा मेनली वेस्टर्न हिमालयन, जो हमारा पश्चिम हिमालय का जो पहाड़ी इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें एक्टिविटी नहीं हुआ इंटेंस अभी तक। तो वो शुरू हो रहा है आज। हेवी रेन स्नो आज उम्मीद है सारा एरिया में, कल भी। बर्फबारी की वजह से पारा भी गिरता जा रहा है। वहीं सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। श्रीनगर के अंदर के इलाकों में इतनी बर्फ जमी है कि छोटी छोटी सड़कें बंद हो गई हैं। वहां रहने वालों के लिए आपात स्थिति में बाहर निकलना भी मुश्किल है। यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। जो अंदर के लोग हैं, जैसे को मोहल्ले में रहता है या किसी गांव में रहता है, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती है। जैसे कोई लेडीज हो गई, वो जैसे बीमार हो गई, या कुछ भी बच्चा देने वाला है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं जा पाते हैं इस वक्त, क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। बर्फ है कि बर्फ गिरी हुई है। वहीं कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जवाहर सुरंग के पास भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। लिहाजा इन गाड़ियों को उधमपुर में ही रोक दिया गया है। यहाँ भी बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। सैकड़ों गाड़ियाँ और उनमें सवार लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। हम जम्मू से FCI भर के हमें जाना है श्रीनगर। 3 दिन हो गए यहाँ उधमपुर जखैनी में, तो बारिश बहुत पड़ रही है यहाँ पे, और वहाँ पीछे रास्ता भी खराब है, बारिश है, वहाँ भी बर्फ पड़ रही है। हमें वहाँ जाना था तो बारिश बहुत है। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी छोड़े और रास्ता भी ठीक हो जाए। यहाँ पे बहुत काफी बारिश सुबह से पड़ रही है, तो सर्दी भी बहुत है यहाँ पे। भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी है। इन रास्तों पर कई फुट तक बर्फ जमा है। बेहद खराब मौसम के बीच उसे हटाने और रास्ते को साफ करने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। ट्रकों के जरिए इसे हटाने का काम चल रहा है। कुलगाम जिले के कई इलाकों से संपर्क कट गया है। उन्हें फिर से बहाल करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।